दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और ये जो विषय है हमारा, ये जो टॉपिक है, ये हमारी परीक्षा और हमारे एग्ज़ाम्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हम कॉलेजेस में पता नहीं इस पर कितना फोकस करते हैं। शायद अंडर ग्रेजुएशन में तो हम पढ़ते ही नहीं हैं इसको, और एमएससी में भी पता नहीं आपके कॉलेजेस में कितना पढ़ाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए। तो जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी इसका वर्णन किया था, इसका मेंशन किया था, आज हम बात कर रहे हैं सिग्नल हाइपोथेसिस की। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। तो देखते हैं जरा इस टॉपिक के बारे में, दैट इज सिग्नल हाइपोथेसिस। सो लेट अस टॉक अबाउट सिग्नल हाइपोथेसिस। अब जब हम सिग्नल हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो कुछ बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो जाता है, क्योंकि कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं। जैसे एक हमारी टर्म है सेल सिग्नलिंग, एक हमारी टर्म है सिग्नल ट्रांसडक्शन। तो क्या ये जो सेल सिग्नलिंग है, ये सिग्नल ट्रांसडक्शन है, ये सिग्नल हाइपोथेसिस है, तो क्या ये सेम टर्म्स है या ये डिफरेंट है? आपको याद रखना है कि जो सिग्नल ट्रांसडक्शन है, जो सेल सिग्नलिंग है, दैट इज बेसिकली एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक टुडे, व्हिच इज सिग्नल हाइपोथेसिस। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हमारा आज टॉपिक है सिग्नल हाइपोथेसिस। अब मैंने ये भी वर्णन किया था कि दो साइंटिस्ट हैं, वन इज गुंटर ग्लोबल और दूसरे जो हमारे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है डॉक्टर डेविड सैबेटिनी। दे डिस्कवर्ड दिस हाइपोथेसिस इन द ईयर 1971 एंड इन द ईयर 1999 दे वर अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। तो चलिए, ये तो बात रही, क्योंकि नोबेल प्राइज मिला इसलिए इसका महत्व ज्यादा है टॉपिक का, इसलिए शायद क्वेश्चंस भी यहां से आएंगे। अब देखिए, किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि जब हम प्रोटीन सिंथेसिस की बात करते हैं, तो लेट अस सी प्रोटीन सिंथेसिस। मैंने कहा ये हमारी सेल है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हमारा RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम RER की बात करेंगे यहाँ पे, तो हमें पता है कि RER पे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, तभी हम इनको RER कहते हैं, रफ, क्योंकि सरफेस बिकम्स रफ। तो इनके मेम्ब्रेन पे वी नो राइबोसोम्स आर बेसिकली अटैच्ड, ये हमारे राइबोसोम्स हैं। लेकिन एक तरफ राइबोसोम्स फ्री भी होते हैं साइटोप्लाज्म में, तो साइटोप्लाज्म आल्सो हैज फ्री राइबोसोम्स। तो भाई साइटोप्लाज्म में भी फ्री राइबोसोम्स हैं हमारे, ये हमारे साइटोसॉल में पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे हमारा mRNA मॉलिक्यूल है, ये क्या है हमारा mRNA है। यहाँ पे भी व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली अवर mRNA मॉलिक्यूल, ठीक है। सो दिस इज अवर mRNA मॉलिक्यूल, वी नो, जस्ट होल्ड ऑन। नाउ द क्वेश्चन इज, यहाँ पे भी mRNA है और यहाँ पे भी प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। देखिए, यहाँ भी पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस है, यहाँ भी पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस है, यहाँ भी पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस है। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो साइटोप्लाज्म में भी हो रहा है ऑन फ्री राइबोसोम्स, और एक प्रोटीन सिंथेसिस है दैट इज आल्सो टेकिंग प्लेस ऑन राइबोसोम्स व्हिच आर अटैच्ड टू RER, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या ये अलग अलग प्रोटीन्स हैं? कोई फ्री राइबोसोम्स में हो रहा है, कोई RER के सरफेस पे हो रहा है। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है यहाँ पे कि क्या कोई भी प्रोटीन आके राइबोसोम में अटैच करके वहां प्रोटीन सिंथेसिस हो सकता है, कोई भी राइबोसोम आके अटैच कर जाएगा, या कोई भी राइबोसोम, कोई भी प्रोटीन फ्री राइबोसोम में उसका सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। तो राइबोसोम को कैसे पता कि मुझे जाना है, मुझे RER के सरफेस पे अटैच करना है? राइबोसोम को कैसे पता कि नहीं, मुझे अब साइटोप्लाज्म में फ्री रह के प्रोटीन का सिंथेसिस करना है? तो क्या दो प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं? कुछ बच्चों को लगेगा नहीं सर, यहाँ तो दो प्रकार के राइबोसोम्स, टू डिफरेंट टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, one which lie free in the cytoplasm and one which are basically attached to the surface of the RER. So do we have two different kinds of ribosomes, or do we have two different categories of protein synthesis, one which take place on free ribosomes, one which takes place on RER? तो यहाँ पे हमारी थोड़ी सी कंफ्यूजन है, और जहाँ कंफ्यूजन होती है, पता नहीं एग्जामिनर वहीं से क्यों क्वेश्चन पूछता है। उनको पहले से पता होता है कि बच्चे को कंफ्यूजन है, और जो आप पढ़ के नहीं जाओगे वहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है, लेकिन अब नहीं होगा। सो चलिए इस पे फोकस करते हैं कि आखिर यहाँ पे क्यों ये कंफ्यूजन है। सो द क्वेश्चन इज, पहली चीज हमें ये समझनी होगी कि द एंटायर प्रोटीन सिंथेसिस, कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस हो, चाहे वो RER पे हो रहा हो, चाहे वो फ्री राइबोसोम्स पे साइटोप्लाज्म में हो रहा हो, व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज a blanket statement that the entire protein synthesis will always start on a free ribosome which is present in the cytoplasm. तो हर चीज साइटोप्लाज्म से ही स्टार्ट होगी। तो चलिए देखते हैं इस फिगर को। लेट अस सी अनदर फिगर। मैंने कहा ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हमारे राइबोसोम्स हैं
विच लाई फ्री इन दी साइटोप्लाज्म, ये हमारा mRNA मॉलिक्यूल है और यहाँ पे हमारा पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस स्टार्ट हो गया। ये देखिए, ये हमारे पॉलीपेप्टाइड का एन टर्मिनस है जो कि पहले बाहर आता है, ये हमारे अमाइनो एसिड्स हैं यहाँ पे। अब ये पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस स्टार्ट्स ऑन व्हाट, दिस स्टार्ट्स ऑन अ फ्री राइबोसोम, ये हमारा फ्री राइबोसोम है, दिस इज ऑन अ फ्री राइबोसोम। और ये हमारा क्या है, ये हमारा RER है, दिस इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये ल्यूमन है, दिस इज द ल्यूमन ऑफ द RER और ये इसकी मेम्ब्रेन है, दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ द RER। अब देखिए प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो गया, द एंटायर प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट्स ऑन अ फ्री राइबोसोम। Now the question is, all those proteins, all those polypeptides which are meant for RER, all those polypeptides which are meant for RER, their synthesis will stop after some time. That means initiation तो हो गया फ्री राइबोसोम में, लेकिन थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे कि इनका जो सिंथेसिस है that will stop। किनका? All those proteins which are meant for RER, synthesis start हुआ but after some time it will stop। हो गई नहीं, स्टार्ट हुआ लेकिन खत्म हो जाएगा। नाउ दिस सिंथेसिस विल ओनली इनिशिएट व्हेन दिस एंटायर कॉम्प्लेक्स इज ब्रॉट टू द RER surface, only then the synthesis will reinitiate। But the question is, how does the protein know, how does the ribosome know that I have to stop the protein synthesis? उसको कैसे पता कि भाई अब प्रोटीन सिंथेसिस को रोकना है और मुझे RER के सरफेस पे जाना है, वहाँ पे अटैच करना है, फिर से प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करना है? That means it is not that easy, इतना आसान तो नहीं है। And this entire sequence of events, this entire molecular events, this is called as what is signal hypothesis. This is what is called as signal hypothesis. That how this ribosome is brought to the RER surface, how this protein synthesis basically comes to halt. So this is all part of the signal hypothesis और तभी शायद इसको नोबेल प्राइज मिला है। अब देखिए, जब हम प्रोटीन सिंथेसिस की बात करते हैं तो कौन से ऐसे राइबोसोम्स हैं जो कि RER पे जाके अटैच होंगे? ऐसे कौन से राइबोसोम्स हैं? मैंने कहा कि प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप्स, लेकिन इनको कैसे पता कि मुझे RER पे जाके अटैच करना है, मेरा सिंथेसिस RER पे ही होगा आगे? अब देखिए, यहाँ पे एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमें शायद डिस्कस कर लेना चाहिए कि जब हम प्रोटीन सिंथेसिस की बात करते हैं, देखिए व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस कैन ऑल्सो बी डिफरेंशिएटेड इनटू टू टाइप्स। हम प्रोटीन सिंथेसिस को भी दो भागों में बांट सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। एक प्रोटीन सिंथेसिस विच विल टेक प्लेस ऑन फ्री राइबोसोम्स, another which will take place on the surface of RER, that is ribosomes which are attached on the surface of RER। तो यहाँ पे भी ribosomes attached है, तो एक प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे हो रहा है, एक प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे हो रहा है। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे आपने याद रखना है कि साइटोप्लाज्म में ऐसे कौन से प्रोटीन्स का सिंथेसिस हो रहा है। तो ऑल दोज प्रोटीन्स विच आर मेंट फॉर साइटोप्लाज्म, जो प्रोटीन साइटोप्लाज्म के लिए बने हैं, मैनी प्रोटीन्स विच आर मेंट फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, मैनी प्रोटीन्स विच आर मेंट फॉर क्लोरोप्लास्ट, मैनी प्रोटीन्स विच आर मेंट फॉर दैट इज peroxisomes, in fact all the proteins meant for peroxisomes, all those proteins which are meant for glyoxysomes, ठीक है, many proteins which are meant for nucleus, इनका सिंथेसिस कहाँ होगा? इनका सिंथेसिस होगा ऑन राइबोसोम्स विच लाई फ्री इन दी साइटोप्लाज्म। तो ये कभी भी जाके RER पे अटैच करेंगे ही नहीं। तो जो प्रोटीन्स इतने सारे कंपार्टमेंट्स के लिए बने हैं, आपने हमेशा याद रखना है कि उनका सिंथेसिस फ्री राइबोसोम्स पे होगा, वो राइबोसोम्स RER पे अटैच नहीं करेंगे। अब देखिए दूसरी तरफ, तो यहाँ पे किनका प्रोटीन सिंथेसिस होगा? RER पे फिर किसका प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है? तो ऑल दोज प्रोटीन्स विच आर मेंट फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, all those proteins which are meant for Golgi bodies, proteins which are meant for lysosomes, proteins which are meant for endosomes, proteins which are basically meant for plasma membrane, proteins which are meant for melanosomes, and we know melanosomes have a role in the coloration process, the coloration of the skin, the coloration of the hair. It is basically because of melanosomes. All those proteins which have to be secreted outside the cell, proteins which have to be secreted outside the cell. अब इतने सारे जो कंपार्टमेंट्स हैं, इनमें जो प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है वो कहाँ पे बन रहे हैं? वो बन रहे हैं हमारे RER के सरफेस पे, राइबोसोम्स विच अटैच्ड ऑन दी RER सरफेस। तो एक चीज ये क्लियर हो जाती है यहाँ पे
कि प्रोटीन सिंथेसिस को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. सम प्रोटीन्स व्हिच आर मेंट फॉर दीज कंपार्टमेंट्स वुड बी सिंथेसाइज्ड ऑन फ्री राइबोसोम्स एंड द प्रोटीन्स व्हिच आर मेंट फॉर ऑल दीज कंपार्टमेंट्स वुड बी सिंथेसाइज्ड ऑन द सरफेस ऑफ द आरईआर. तो अब किन राइबोसोम्स को आके अटैच करना है आरईआर पे? इन राइबोसोम्स को आरईआर पे आके अटैच करना है. लेकिन सिंथेसिस तो आरईआर पे हो रहा है, लेकिन इनिशिएशन कहां हो रहा है? मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि इनका इनिशिएशन विल ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ फ्री राइबोसोम. तो कोई भी प्रोटीन हो, चाहे वो हमारे गोल्जी बॉडीज के लिए हो, चाहे वो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए हो, चाहे वो साइटोप्लाज्म के लिए हो, उसका इनिशिएशन कहां होगा? इनिशिएशन जो शुरुआत होगी वो हमेशा फ्री राइबोसोम्स में ही होगी. अब चलिए शुरुआत हो गई. यहाँ पे मैंने कहा प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो गया. अब ये प्रोटीन कहाँ के लिए बना है? ये प्रोटीन बना है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए. तो सिंथेसिस तो स्टार्ट हो गया, लेकिन कंप्लीट तो नहीं होगा ना यहाँ पे, क्योंकि इस राइबोसोम को जाना पड़ेगा कहाँ पे? इसको जाना पड़ेगा आरईआर के सरफेस पे. और इन्हीं सीक्वेंस को हम क्या कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो इनको लेके जाएगी आरईआर के सरफेस पे? दैट एंटायर हाइपोथेसिस, दोज इवेंट्स, दोज मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, वी कॉल इट सिग्नल हाइपोथेसिस. तो ये चीज अब हमें क्लियर हो गई. तो चलिए हम बात करते हैं सिग्नल हाइपोथेसिस की. अब क्वेश्चन ये है कि जब राइबोसोम में स्टार्ट हुआ प्रोटीन सिंथेसिस, मैंने आपको कहा कि कुछ देर बाद दिस विल स्टॉप, एंड व्हेन दिस एंटायर कॉम्प्लेक्स इज ब्रॉट टू द आरईआर, द प्रोटीन सिंथेसिस विल रीइनिशिएट. तो कैसे होगा ये? कैसे यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस विल कम टू हॉल्ट, हाउ इट विल स्टॉप, हाउ इट इज ब्रॉट टू द आरईआर सरफेस? सो लेट अस टॉक अबाउट दिस. नाउ द क्वेश्चन इज, सी द क्वेश्चन इज, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, हमने क्या देखा है कि दोज प्रोटीन्स विच आर मेंट फॉर द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, मैं बार बार ईआर, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, because we know they are all part of a functionally unified system which is called as endomembrane. So I'll be using this term endomembrane system. So plasma membrane, endosomes, lysosomes, melanosomes, ER, they're all part of a functionally unified system called as endomembrane. तो कहने का मतलब ये proteins which are meant for endomembrane system, the synthesis starts on a free ribosome, but after the initiation has taken place, after some polypeptide has come out towards the N terminus, the synthesis will stop. How it will stop? We know these proteins meant for the endomembrane system towards their N terminus, इनके जो N terminus है, towards their N terminus they have a small sequence. ये देख रहे हो आप, इनके N terminus में थोड़ी सी information होती है. There's a small sequence of amino acids which is present towards the N terminus, and what do we call this sequence as? This sequence is called as a signal sequence. क्या कहते हैं भाई sequence को? इस sequence को हम कहते हैं signal sequence. This is called as signal sequence, और हम इनको signal peptide भी कहते हैं. Sometimes we call it signal peptide. This is also called as signal peptide. ठीक है, तो बहुत क्लियर. मतलब जो ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि एंडोमेम्ब्रेन के लिए बने हुए हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के लिए बने हुए हैं, इनिशिएशन तो इनका फ्री राइबोसोम्स में हो रहा है, लेकिन कुछ सिंथेसिस होने के बाद व्हाट विल हैपन, इनका जो एन टर्मिनस है उसकी तरफ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जिसको हम कहते हैं सिग्नल सीक्वेंस या सिग्नल पेप्टाइड. अब ये जो सिग्नल सीक्वेंस है, अगर मैं सिग्नल सीक्वेंस के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो सिग्नल सीक्वेंस की एक लेंथ है. ऐसा तो है नहीं कि कितने, कुछ मैंने कहा कुछ अमाइनो एसिड्स, कितने अमाइनो एसिड्स, वी नो द लेंथ ऑफ दिस सिग्नल सीक्वेंस. अगर हम इनकी लेंथ की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द लेंथ ऑफ सिग्नल सीक्वेंस, वी नो इट इज वेरिएबल, कोई फिक्स लेंथ नहीं है. वी नो दिस लेंथ इज बेसिकली वेरिएबल. अब आप पूछोगे सर कितना वेरी कर सकती है, क्या 100 अमाइनो एसिड्स हो सकती? नहीं. द लेंथ विल नॉर्मली वेरी फ्रॉम 16 से 30, दैट इज it varies between how much? Between 16 to 30 amino acids. Normally we know the length varies between 16 to 30 amino acids of this signal sequence. तो चलिए अब हमें कुछ बात पता लगी कि एक सिग्नल सीक्वेंस बाहर आया, और सिग्नल सीक्वेंस कितने अमाइनो एसिड्स का बना हुआ है? ये बना हुआ है हमारे 16 टू we know 30 अमाइनो एसिड. तो चलिए ये बात हमें क्लियर हो गई. तो चलिए आगे देखते हैं जरा, लेट अस सी फर्दर. ठीक है, तो ये हमारा सिग्नल सीक्वेंस आ गया. वी नो दिस इज अ सिग्नल सीक्वेंस. सो वंस दिस सिग्नल सीक्वेंस कम्स आउट, दिस सिग्नल सीक्वेंस इज आइडेंटिफाइड बाय अ वेरी लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स. दिस सिग्नल सीक्वेंस इज आइडेंटिफाइड बाय a protein complex, which is already present in the cytoplasm. In fact, it would be wrong to call it a protein complex. To be more precise, to be more scientific, I can call it ribonucleocomplex. So what is this? This is a ribonucleocomplex. So we have in the cytosol, which is a ribonucleo complex. This is already present in the cytoplasm. That is ribonucleocomplex. तो
जब मैं बात करता हूँ राइबो न्यूक्लियो कॉम्प्लेक्स, मतलब क्या हुआ यार? राइबोसोम, देखो अगर हम राइबोसोम की बात करें, भाई प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम पे होता है, लेकिन आपको एक पता है राइबोसोम के बारे में कि राइबोसोम इज एन ऑर्गेनेल विच हैज नो मेम्ब्रेन। राइबोसोम को मेम्ब्रेन ही नहीं होती है, जबकि ईआर की मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम्स की मेम्ब्रेन है, हर एक की मेम्ब्रेन है। इवन पेरोक्सीसोम्स हैव अ मेम्ब्रेन, इवन लाइसोसोम्स हैव अ मेम्ब्रेन, ग्लाइकोक्सीसोम्स व्हिच आर माइक्रो बॉडीज आल्सो हैव अ मेम्ब्रेन। लेकिन ribosomes which play a very important role and which are a very important organelle, they do not have any membranes. That means simply, what is a ribosome? It is an amalgamation, it is just a mixture of protein plus RNA. So it is a protein plus RNA, baat khatam. We know 28S RNA, we have 16S, we have 18S, we have 5.8S, ठीक है? यूकैरियोट्स में अलग होते हैं, प्रोकैरियोट्स में अलग होते हैं। तो what is a ribosome? It is nothing else. If I am talking about ribosome, we know what is a ribosome. ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम इज नथिंग एल्स, इट इज अ प्रोटीन प्लस व्हाट, आरएनए। और हमें पता है आरएनए को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज आरआरएनए। वी नो दिस आरएनए इज कॉल्ड एज व्हाट इज आरआरएनए। तो प्रोटीन प्लस आरआरएनए, दिस इज व्हाट इज राइबोसोम, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट राइबो न्यूक्लियो कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज अ राइबो न्यूक्लियो कॉम्प्लेक्स बिकॉज वी हैव न्यूक्लिक एसिड आल्सो व्हिच इज प्रेजेंट ओवर हियर। तो सिमिलरली ये जो पार्टिकल हमारा पड़ा हुआ है इन दी साइटोसॉल व्हिच इज आल्सो अ राइबो न्यूक्लियो कॉम्प्लेक्स, इट इज नॉट अ राइबोसोम। सो व्हाट डू वी कॉल दिस ribonucleocomplex as? This is called as what? This is called as SRP particle. तो क्या कहते हैं भाई इसको? इसको हम कहते हैं SRP, very important. What is SRP? सिग्नल रिकग्निशन पार्टिकल। भाई किसको रिकग्नाइज करेगा? सिग्नल सीक्वेंस को रिकग्नाइज करेगा, सिग्नल पेप्टाइड को रिकग्नाइज करेगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे सिग्नल रिकग्निशन पार्टिकल, दैट इज SRP, एंड इट इज नथिंग एल्स, इट इज अ राइबोन्यूक्लियोकॉम्प्लेक्स। अब ये आया कहां से? सो मेनी साइंटिस्ट बिलीव that this signal recognition particle, which is also a ribonucleocomplex like ribosome, it is nothing else, it is a breakaway subunit of ribosome. तो बहुत सारे साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि it is a breakaway subunit of a ribosome which is called as, that is signal recognition particle. तो चलिए ये बात तो हमें समझ में आ गई। signal recognition particles will come and these signal recognition particles will ultimately interact with the signal sequence. They will ultimately interact with the signal sequence. तो चलिए आगे का सीक्वेंस देखते हैं हम। तो let us see this. तो we know this will come and this will ultimately interact with, तो चलिए ये सिग्नल रिकग्निशन पार्टिकल आ गए यहाँ पे, ये देखिए ये हमारा सिग्नल रिकग्निशन पार्टिकल कम्स एंड दिस इंटरेक्ट्स विद द सिग्नल सीक्वेंस। तो देखिए कितनी क्लैरिटी है यहाँ पे। एंड यू कैन सी हियर कि सम ऑफ द सब यूनिट्स ऑफ SRP, सो दिस इज सिग्नल रिकग्निशन पार्टिकल, वी कैन सी हियर कि सम ऑफ द सब यूनिट्स ऑफ सिग्नल रिकग्निशन पार्टिकल दे आल्सो इंटरेक्ट विद द राइबोसोम्स, and some of these subunits they will interact with the signal sequence. कुछ सबयूनिट सिग्नल सीक्वेंस के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं और कुछ सबयूनिट्स हमारी ऐसी हैं जो राइबोसोम के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, and this is how this kind of interaction will bring the protein synthesis to halt. Is this clear? And the protein synthesis will only initiate now when this entire complex, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, क्या क्या, mRNA, राइबोसोम, polypeptide, signal recognition particle, only when this entire complex is brought to the membrane of the RER, the surface of the RER, that the protein synthesis will restart, it will reinitiate. Now how does that all happen? ये सारे events कैसे हो रहे हैं? So it's a very complicated process. अब इसके पहले आपको समझना होगा, जैसे हमने बात करी थी सिग्नल सीक्वेंस की, हमने बात करी सिग्नल रिकग्निशन पार्टिकल की, दो चीजें हमने अब तक बात करी है। एक हमने बात करी है सिग्नल पेप्टाइड, वन वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट इज अ सिग्नल पेप्टाइड, और दूसरी चीज हमने बात करी है, दूसरा हमने बात किया है क्या, दूसरा हमने बात किया है दैट इज सिग्नल रिकग्निशन पार्टिकल। तो वी हैव टॉक्ड अबाउट टू टर्म्स, सिग्नल पेप्टाइड which is present in the polypeptide and signal recognition particle which will come and bind to this signal peptide and bring the protein synthesis to halt. तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ही सिंपल। अभी तो हमने कॉम्प्लेक्सिटी देखी नहीं है, अब हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अगर हम थोड़ा सा सिग्नल पेप्टाइड के बारे में बात करें, मैंने अभी आपको बताया कि जो सिग्नल पेप्टाइड है, जो हमारा सिग्नल पेप्टाइड है, वी नो दिस सिग्नल पेप्टाइड, वी नो दिस सिग्नल पेप्टाइड, it is basically what is the length? मैंने अभी आपको बताया था length is variable from 16 to 30 amino acids. We know the length is basically variable. We know its length is basically variable from 16 to 30 amino acids. तो चलिए देखते हैं कि ये दिखता कैसा है। तो चलो मैंने कहा ये हमारा एक पॉलीपेप्टाइड है, ये हमारा एंटामनस है जो कि बाहर आ रहा था, और ये हमारा सिग्नल सीक्वेंस है। दिस इज सिग्नल सीक्वेंस। चलिए हमारा सिग्नल सीक्वेंस है,
लेंथ क्या है? लेंथ है इसकी 16 से 30 अमाइनो एसिड्स, 16 to 30 अमाइनो एसिड्स इज द लेंथ. अब द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सिग्नल सीक्वेंस इन फैक्ट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड. व्हाट वी कैन डू, वी कैन डिवाइड दिस सिग्नल सीक्वेंस इनटू 3 पार्ट्स. तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिग्नल सीक्वेंस को भी हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, ये हमारा एन टर्मिनस है, ये हमारा यहाँ पे सी टर्मिनस है, दिस इज द सी टर्मिनस, दिस इज द एन टर्मिनस, और ये हमारा मिडिल पोर्शन है, दिस इज द मिडिल पोर्शन. तो आई कैन डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स. वन इज द एन टर्मिनस रीजन, वन इज द सी टर्मिनस रीजन, एंड वन इज द सेंट्रल और द मिडिल रीजन. ठीक है, तो चलिए मैं इसको अपनी आसानी के लिए आई कैन कॉल इट ए पार्ट, दिस इज द बी पार्ट एंड दिस इज द सी पार्ट. तो सी पार्ट मतलब सी टर्मिनस सीक्वेंस, ए पार्ट मतलब विच इज द एन टर्मिनस सीक्वेंस, और बी पार्ट हम ले रहे हैं विच इज द मिडिल पार्ट ऑफ द सेंट्रल सीक्वेंस. नाउ लेट अस सी, एंड ऑल दीज 3 पार्ट्स दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, विल जस्ट कम टू नो. तो अगर हम ए सीक्वेंस की बात करें, अगर हम एन टर्मिनस रीजन की बात करें, इसकी लेंथ कितनी है? वी नो द लेंथ ऑफ द एन टर्मिनस रीजन, दिस इज वेरिएबल एंड इट वेरीज फ्रॉम 6 to 10 अमाइनो एसिड्स. तो लगभग लेंथ कितनी है इसकी? वी नो लेंथ इज वेरिएबल, इट वेरीज फ्रॉम 6 to 10 अमाइनो एसिड्स. ये देखो आप, दिस इज वेरिएबल फ्रॉम 6 to 10 अमाइनो एसिड्स. ठीक है, एंड वी नो कि in the A region, in this A region, in the N terminus region, most of the amino acids which are present are positively charged. तो मतलब ये जो 6 से 10 अमाइनो एसिड्स हैं, most of them would be positively charged. तो कौन से charges हैं इसमें? This is a positive charge. They are basically positively charged amino acids, and that is why sometimes this A region, this N terminus region is also called as the positively charged region. क्या कहते हैं इसको? Positively charged region. तो एक बात तो ये क्लियर हो गई, लेंथ है 6 से 10 अमाइनो एसिड्स. ठीक है, और इसमें जो रीजन है, दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज रीजन. अब देखते हैं बी रीजन की और दी सेंट्रल रीजन. तो जो सेंट्रल रीजन है, दिस इज द लॉन्गेस्ट ऑफ द ऑल, ये सबसे बड़ा है, और इसकी भी जो लेंथ है वो वेरिएबल है. तो कितनी लेंथ है इसकी? द लेंथ वी नो कैन वेरी फ्रॉम 6 to 15 अमाइनो एसिड्स. द लेंथ इज वेरिएबल फ्रॉम 6 to 15 अमाइनो एसिड्स. और किस प्रकार के अमाइनो एसिड्स हैं? वी नो इन द सेंट्रल रीजन most of the amino acids which are present are either hydrophobic. क्या है भाई? either they are hydrophobic or they are neutral. तो या तो ये हाइड्रोफोबिक है या ये न्यूट्रल है. तो ये भी बात हमारी समझ में आ गई कि द सेंट्रल रीजन इज मोस्टली हाइड्रोफोबिक और न्यूट्रल रीजन. ठीक है, अब हम बात करते हैं सी टर्मिनस रीजन की. तो जो सी टर्मिनस रीजन है, दिस इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द ऑल. तीनों में से सबसे छोटा जो होगा वो सी टर्मिनस रीजन है. और इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ जो है, देयर इज अगेन इट वेरीज फ्रॉम 5 to 7 अमाइनो एसिड्स. ये देखिए, दिस इज 5 to 7 अमाइनो एसिड्स. तो सबसे छोटा रीजन ये है. अब आपने एक चीज याद रखनी है कि देखिए, ये तो हमारा पॉलीपेप्टाइड था जो कि हमारे राइबोसोम से बाहर आ रहा था, और ये हमारा सिग्नल सीक्वेंस है. तो सिग्नल सीक्वेंस के बाद जो अमाइनो एसिड्स आ रहे हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? ये +1 होगा, ये +2 होगा, ये +3 होगा. देखिए इनकी नंबरिंग कैसे है. और यहाँ पे जो अमाइनो एसिड्स हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे -1, -2, -3, -4. तो ऐसा क्यों होता है कि इनको हम माइनस बोल रहे हैं और इस तरफ के अमाइनो एसिड्स को प्लस बोल रहे हैं? क्योंकि हमने क्या देखा है कि जो सिग्नल सीक्वेंस है, किसी भी मैच्योर प्रोटीन में, किसी भी फंक्शनल प्रोटीन में, सिग्नल सीक्वेंस इज नॉट प्रेजेंट. इसको हम काट देते हैं बाद में. मतलब इन अ मैच्योर प्रोटीन which is present in the RER or Golgi bodies or plasma membrane, the signal sequence is cleaved. यहां से इसको काट देंगे. इसका काम क्या है? इसका काम सिर्फ इतना है कि किसी भी प्रोटीन को जो कि साइटोप्लाज्म में सिंथेसिस हो रहा है, उसको RER के सरफेस पे लाना. उसके बाद this sequence would be cleaved, it would be cut off. That means any mature protein will have amino acid starting from +1. बात समझ में आ गई? इसलिए हम इसको +1 से स्टार्ट नहीं करेंगे. This is -1, -2, -3 and that is how up to -30. So this is also very clear. अब हम बात कर रहे थे सी टर्मिनस रीजन की, और मैंने आपको बताया जो सी टर्मिनस रीजन है, it has how many amino acids? We know it has 5 to 7 amino acids. Now out of these 5 to 7 amino acids, we know -1 and -3 positions are more important. तो कौन सी पोजीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? हमने क्या देखा है कि इनमें जो -1 पोजीशन है, the -1 position is more important as well as -3 position. These two positions are more important. क्योंकि ये जो हमारा सिग्नल सीक्वेंस है, इसको हम कहाँ से काटेंगे? आपको क्या लगता है कि जो सिग्नल सीक्वेंस है उसको हम कहीं से भी काट देंगे? नहीं. द सिग्नल सीक्वेंस वुड बी ओनली कट at either -1 site or -3 site in a mature protein. And that is why these two amino acids are very important. And normally what we have seen, कि the amino acids which are present at -1 and -3,
दे आर वेरी स्मॉल नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स। तो कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं यहाँ पे? स्मॉल नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स। तो चलिए ये बात हमें समझ में आ गई कि जो सिग्नल सीक्वेंस है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इतना आसान नहीं है। बोलना आसान होता है, लेकिन जब हम अंदर जाते हैं किसी चीज के, सो there's more information which is available. So now we know this is what is a signal sequence, and the signal sequence is the one which comes out. We know this is the one which comes out of a ribosome present in the cytosol. अब दूसरा हमने टर्म यूज किया था सिग्नल रिकग्निशन पार्टिकल। तो मैंने बताया था आपको कि भाई सिग्नल रिकग्निशन पार्टिकल भी है, तो सिग्नल सीक्वेंस तो हमने पढ़ा यहाँ पे, वी नो वी हैव सम नॉलेज अबाउट द सिग्नल सीक्वेंस, बट व्हाट अबाउट द सिग्नल रिकग्निशन पार्टिकल, इसका नेचर क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि सिग्नल रिकग्निशन पार्टिकल वी नो इट इज अ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। हमने क्या देखा था? दिस इज अ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। तो चलिए बात करते हैं सिग्नल रिकग्निशन पार्टिकल की। Let us talk about the signal recognition particle, and we know this signal recognition particle, this is nothing else, it is a ribonucleoprotein. तो भाई इसमें RNA भी है, प्रोटीन भी है, तो कौन से प्रोटीन है, कितने सब यूनिट्स का होता है, कौन सा RNA? अच्छा चलिए मुझे आप ये बता दीजिए कि which RNA is present in the signal recognition particle, कौन सा RNA होता है? नॉर्मली हमने किस RNA की बात करी है? कौन से RNA हम जानते हैं? हम mRNA की बात हमने पढ़ी हुई है, हमने tRNA को भी हमने सुना हुआ है, tRNA के बारे में हमने अभी डिस्कस किया था rRNA के बारे में। तो ये कॉमन RNA है जो हम नॉर्मली कॉलेज स्कूल्स में पढ़ते हैं, mRNA, tRNA, rRNA, और हमें पता है कि राइबोसोम्स में rRNA होता है। और मैंने अभी आपको ये भी बताया था कि सिग्नल रिकग्निशन पार्टिकल सम साइंटिस्ट बिलीव इज अ ब्रेक अवे सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। तो फिर सिग्नल रिकग्निशन पार्टिकल में, जैसे मैंने कहा ये सिग्नल रिकग्निशन पार्टिकल है, इसमें एक आरएनए पड़ा हुआ है, दिस इज द आरएनए मॉलिक्यूल। तो कौन सा आरएनए है भाई? विच आरएनए इज दिस? इज इट अ आरआरएनए? इज इट अ एमआरएनए? इज इट अ टीआरएनए? व्हाट काइंड ऑफ आरएनए इज प्रेजेंट ओवर हियर? हैव यू एवर थॉट अबाउट दिस? वी नो, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट मी टेल यू कि this RNA is called as scRNA. What is this kind of RNA? This is scRNA, or sometimes we call it small cytoplasmic RNA. So this is very clear. So we have a fourth type of RNA now, which is called as small cytoplasmic RNA, or sometimes for our own ease, अपनी आसानी के लिए हम इसको SRP RNA भी कह देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? Signal Recognition Particle RNA, SRP RNA. But scientifically it is a small cytoplasmic RNA. So this is also very clear. And what is the length of this RNA? We know the length of this RNA, that is scRNA, this is approximately 300 nucleotides. This is 300 nucleotides. तो चलिए हमने यहाँ पे RNA की बात भी कर ली, अब प्रोटीन्स की बात करते हैं भाई। क्योंकि SRP पार्टिकल में अगर एक तरफ RNA है तो हमें पता है कि दूसरी तरफ यहाँ पे प्रोटीन्स भी हैं। अगर यहाँ पे RNA है तो on the other side we also have proteins. We also have proteins on the other side. तो कौन से प्रोटीन्स हैं भाई? आपको पता होना चाहिए कि SRP पार्टिकल में we have 6 proteins. How many polypeptides or how many proteins? 6 polypeptides are present and they have different names. तो कौन से polypeptides हैं? देखिए, we have 6 polypeptides, that is we have P9, we have P14, we have P19, we have P54, we have P68 and we have P72. देख रहे हैं आप? P9, P14, P19, P54, P68, P72. तो आपको इतना याद नहीं रखना है। अगर आप इतना याद रखोगे तो भूलोगे भी ज़्यादा। तो you don't have to remember all these proteins. Just remember we have 6 different kinds of proteins which are present in the SRP particle. We have one long 300 nucleotide long RNA particle which is the scRNA. But out of all these 6 proteins, what you have to remember, जो आपको याद रखना है वो है that is P54. Now this is more important. This P54 is more important. इसको आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि P54 is a GTP binding protein. We know it can bind to GTP and it can also hydrolyze this GTP into GTP. तो P54 is very important because it is a GTP binding protein. तो चलिए दोस्तों, हमने दो चीज के बारे में बात करी यहाँ पे। We have seen the nature of the SRP particle. We have also seen the nature of what is the signal sequence. We have also seen the nature of the signal sequence. Now the question is, when the signal sequence comes out, अब हमने ये डायग्राम देखा था यहाँ पे, देखिए we have seen this diagram over here कि when the signal sequence comes out
we know this signal sequence is bound by the SRP particle. Some of the subunits of the SRP particle will interact with the signal sequence, and some of the subunits of the SRP particle will interact with the ribosome, and they'll bring the protein synthesis to halt, that is stop. Is this very clear? अब देख रहे हैं एक चीज यहाँ पे कि one of the subunits, ये देख रहे हैं ये subunit जो है, this subunit over here, this is what is P54. This is the subunit which is P54, which interacts with the signal sequence. So which subunit basically goes and interacts with the signal sequence? It is P54 subunit. और तभी मैंने आपसे कहा था कि इसको याद करना जरूरी है क्योंकि इट इज अ GTP बाइंडिंग सबयूनिट. हमने क्या देखा है कि P54 की जो सबयूनिट है, इट हैज अ स्मॉल ग्रूव. इसमें ग्रूव होता है. जैसे मैंने कहा ये मेरा सिग्नल सीक्वेंस है, दिस इज P54, तो दिस P54 which is a GTP binding protein has a small groove. This groove goes and interacts with the signal sequence, and we know this groove present in the P54, this is lined. What is present inside this? This is lined by hydrophobic amino acids. तो क्या present is groove में? It is the hydrophobic amino acids goes fits into the signal sequence, and we know these hydrophobic amino acids which are present in this groove, they have a special name. इनका एक नया नाम दिया गया है और शायद इंपॉर्टेंट भी है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से. इसको हम कहते हैं मेथियोनिन ब्रिस्टल. क्या कहते हैं इसको? तो these amino acids, hydrophobic amino acids present in the groove, we call them as methionine Bristol. They are called as methionine Bristol. तो ये क्वेश्चन शायद आपको आ सकता है. तो अब चलिए हमें मोटा मोटा दोनों के बारे में पता लग गया कि the protein synthesis has been brought to halt, and now the protein synthesis will only resume when this entire complex is brought to the RER surface. तो बहुत सालों तक तो हमें नहीं पता था ये कि कैसे how this complex is brought to the surface, but in the last decade what we discovered कि जो RER है, this RER membrane also has a receptor. ये जो RER की membrane है, इस RER के membrane में भी अगर मैं RER की membrane बनाऊं, this RER membrane also has a receptor, and this receptor is called as SRP receptor. क्या है ये? This is nothing else, it is called as SRP receptor. So this receptor is called as SRP receptor. We know it is a dimer, one is alpha, one is a beta subunit. We know it is a dimer. अब इसकी भी देखिए एक खास बात है. We know this receptor can also bind to GTP. This can also bind to GTP. So now in this entire mechanism, we have two GTP binding proteins. अब हमारे पास दो GTP binding proteins हैं. One is called as the P54 and one is the SRP receptor. One is the SRP receptor. So we have two different GTP binding proteins. And ये जो SRP receptor है, this will interact with the SRP particle. तो जब वो पूरा सब यूनिट, जो पूरा कॉम्प्लेक्स जब यहाँ पे आएगा, तो this is the one, this is the receptor which will go and interact with the signal recognition particle. This is the one which will interact. And these two proteins will play a very important role, P54 and SRP receptor, because both are GTP binding proteins, and they are the ones which are thought to monitor. They are the ones which will monitor the fit of this entire complex on the surface of the RER. इनकी वजह से, इनकी इंट्रैक्शन की वजह से ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है ये जाके RER के सरफेस पे फिट होता है. तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, कि अब ये जो पॉलीपेप्टाइड है ये ल्यूमन में कैसे जाएगा, क्योंकि वी हैव ट्रांसपोर्टर्स विच आर कॉल्ड एज ट्रांसलोकॉन्स. Sometimes you also call them as Sec61 particles. So there's a lot of complexity about these transposomes, what happens to this, how it enters the ribosome. Again, the process goes on. We have to take multiple lectures on this to explain it to you. This is just a brief introduction about what is the signal sequence. So hope you'll follow the other lectures as well. And this is Dr. Mohit from Grassroots Academy.